नमस्ते दोस्तों, दा उत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भूगोल की जो श्रृंखला है आगे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अच्छा भी लग रहा होगा अगर आप धीरे धीरे आप इसको समझने का प्रयास कर रहे होंगे। प्रश्न जहाँ से आते हैं वो सारा मैटर हमने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन ये जो मैटर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो आपको भूगोल में जलवायु पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ा उच्च स्तर का है। जैसे आपको पीसीएस लेवल में परीक्षा में पूछा जाता है, कथन कारण में पूछा था, उस स्तर की ये मैं यहाँ पर तैयारी करा रहा हूँ आपको। छोटे लेवल का तो मैंने सारी चीजें आपको पहला लेक्चर ही पढ़ लेंगे, तब भी जलवायु के सारे प्रश्न आपके फंस जाएंगे, मतलब आप उनका उत्तर देने में सक्षम हो चुके हो। लेकिन जब स्तर ऊंचा हो जाता है, जब एग्जामिनर को छात्र को फंसाना होता है तो क्या करता है, उसका स्तर बढ़ा देता है। तो मैं उस ऊंचे स्तर को नीचा करने का प्रयास कर रहा हूँ छात्रों के लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पार्ट रहेगा 4, पार्ट आपका 4 रहेगा, देखें, जलवायु का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। कल हमने समझा था कि ये ITCZ क्षेत्र जो है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये वाला, ये क्या है, ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, ये सारा एक साथ ही ऊपर नीचे होता है, एक साथ ही ऊपर नीचे होता है। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, ये सूर्य के चक्कर लगाती है, चक्कर लगाने का कारण क्या है, इसका ये ITCZ जो क्षेत्र है, पीला पीला कलर का जो दिख रहा है, ये अपने आप में क्या है, ठीक है, ये जो पीला पीला आपको दिख रहा है, ये ITCZ है, मतलब गर्मी वाला क्षेत्र है। ये कर्क रेखा की तरफ जब पृथ्वी पहुंच जाती है, सूर्य के पास पहुंच, तो यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है, यहाँ सर्दी होती है। जब मकर रेखा पर सूर्य चमकता है, पृथ्वी जो मकर रेखा के पास आ जाती है, तो मकर रेखा पर क्या है, गर्मी बढ़ जाती है, और कर्क रेखा पर क्या है, सर्दी बढ़ जाती है। इतना बताया था। यही हमने आपको बताया था कि जो मानसून की धारा है, दक्षिण पश्चिम मानसून की, वह 2 धाराओं में बटा हुआ है। एक तो आपका अरब सागर की धारा और आपका एक दूसरा है बंगाल की खाड़ी की धारा। और उसमें दक्षिण पश्चिम मानसून हमने पढ़ा था कि हिंद महासागर से जब हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, जब चलती क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था आपको। अगर मिटा दें यहाँ से, ये पिछली क्लास का रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, जब सूरज की किरणें कर्क रेखा है, यहाँ पर लंबवत पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ लंबवत पड़ेंगी तो यहाँ गर्मी बढ़ जाएगी क्षेत्र में। इस क्षेत्र में का जो वायु है वो गर्म हो जाएगी, यहाँ पर जो वायु गर्म हो जाएगी तो वो ऊपर उठ जाएगी, और इस हिस्से को भरने के लिए ऊपर से हवाएं चलेंगी, नीचे से हवाएं चलेंगी। ठीक है, तो जब ये वाला क्षेत्र यहाँ से वायु गर्म उठती है, तो ऐसे इसको भरने के लिए हवा जाती है, ऊपर से आती है। तो ऊपर वालियों में तो क्या पानी नहीं होगा, क्योंकि ये स्थल खंड से आती है, और नीचे वालियों में पानी होगा क्योंकि ये हिंद महासागर से होकर जाती है। तो यहाँ से बारिश आपकी शुरू होती है। धीरे धीरे ये ITCZ जो गर्मी वाला क्षेत्र बढ़ता है, सूर्य यहाँ आ गया, यहाँ वायु गर्म होगी। एक समय आता है कि इस क्षेत्र में देखेंगे, यहाँ पर जब सूर्य यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ वायु उठती है, तो ये समुद्र का हिस्सा आपका दूर हो गया, तो यहाँ से इतनी ताकत नहीं होती इस क्षेत्र में कि यहाँ से हवा को ले जा सके, यहाँ तक हवा को ले जा सके, और नहीं ले जा पाता है, हवा को यहाँ तक नहीं ले जा पाता है। हवाएं चलती हैं लेकिन इतनी शक्ति नहीं कि यहाँ से आर्द्रता ले सके। तो इधर स्थल खंड से हवा चलेंगी, ऊपर से भी स्थल खंड से हवा चलेंगी, तो ये क्षेत्र में गर्म वायु थी, ये ऊपर उठ गई, और यहाँ पर क्या छोटी छोटी हवा, यहाँ पर इस स्थल खंड के जो वायु का क्षेत्र बना था खाली लो प्रेशर वाला, उसको भरने के लिए स्थल खंड से हवा चलेंगी। तो कैसी हवा चलेगी, गर्म हवा चलेंगी। तो ये क्या है, इन्हें लू कहा जाता है, और ये कभी कभी क्या बवंडर का रूप भी ले लेती है। बात समझ आ रही है ना, ये सारी चीज हमने आपको बताई थी। और आगे देखें, ये हमने बताया था मार्च और अप्रैल में मौसम की जो क्रिया विधि है, शुरुआत नीचे से होती जाती है और आगे तक आगे बढ़ता जाता है। चलिए, ये सारी चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज देखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून देखेंगे। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून में आप देखेंगे, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, आप देखें यूं करके, मान लीजिए ये है, और ये भारत का नक्शा हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं आपके लिए।
ठीक है, ये देखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जब दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में हमने बताया था, तो यहां से ये हवाएं आपने देखी थी, ये चलती हैं, ये चलती हैं, ऐसे ही चलेंगी, क्योंकि ऐसे बहती है तो ऐसे चलेंगी। तो कुछ धाराएं देखो, ये यहाँ पर अरावली पश्चिमी घाट पर्वत है, तो इससे टकराकर यहाँ बारिश करती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये अरब सागर की शाखा कहलाती है, क्योंकि ये अरब सागर है। ठीक है, ये अरब सागर की शाखा कहलाती है। ठीक है ना, और इधर से जो वायु चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, इसको बोलते हैं बंगाल खाड़ी की शाखा, बंगाल खाड़ी की शाखा। ठीक है, बंगाल खाड़ी की शाखा, शाखा। ठीक है, तो कुछ बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से जो दो शाखा मुझे अरब सागर में, अरब शाखा से होगी, और कुछ बारिश इस भारत में क्या है, बंगाली खाड़ी से होगी। आप देखेंगे आगे हम बताएंगे कि ज्यादातर बारिश इस शाखा से होती है, अरब सागर शाखा से। उसके बाद ये जो शाखा जा रही है ये बंगाली खाड़ी से जाती है, और ऐसे करके आपका कोलकाता, इलाहाबाद, पटना, बिहार और ऐसे होते हुए दिल्ली तक चली जाती है, दिल्ली तक चली जाती है। तो क्या है, इस शाखा से भी भारत में बारिश होती है। आइए जानते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखें, आप देखेंगे जब पश्चिमी भारत में जो उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है, पश्चिमी भारत जो उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर ITCZ के कारण 1 जून को निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, 1 जून को निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। जैसे हम यहाँ बताएं, एक और लीजिए, मैथ ही लेते हैं आपके लिए, कोई समस्या नहीं रहेगी। ये देखिए, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ से ये दक्षिण पश्चिमी मानसून आपका चल दिया है। ठीक है, यहाँ से दक्षिण पश्चिमी मानसून जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जाता है। ठीक है, ऐसे जाता है, तो कुछ इसकी एक धारा ऐसे बहती हुई दिल्ली तक चली जाती है। ठीक है, दिल्ली तक चली जाती है, क्योंकि इसमें क्या है, भाग ज्यादा होता है। और ये जो धारा अरब सागर वाली अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है बे ऑफ बंगाल। ठीक, ये बे ऑफ बंगाल है। तो ये जो धाराएं हैं, ये जो धाराएं हैं, अरब सागर की धारा, ये वेस्टर्न घाट है, आपको दिखाई दे रहा है, इससे टकराती है तो यही बारिश कर देती है, यही बारिश कर देती है, यहीं पर बारिश करती है। कुछ धाराएं ऐसे बहती हुई आगे चली जाती है, यहाँ से बहती हुई ऐसे आगे चली जाती है। तो ये अरावली पर्वत है, ऐसे सीधा खड़ा है, आप दिखाई दे रहा हो, ऐसे सीधा खड़ा हुआ है। तो ये अरावली पर्वत राजस्थान में है। यहाँ से हवा जो वायु है और आर्द्रता जो बड़ी पवनें हैं, ऐसे जब जाती है खाली क्षेत्र को भरने के लिए, तो इससे टकरा नहीं पाती, ऐसे इसके समांतर बह जाती है, ऐसे बह जाती है। जब कोई ठंडी वायु किसी टकराएगी नहीं, तो पानी का वर्षण नहीं होगा, पानी का वर्षण नहीं होगा। जैसे आप कुकर की जो सीटी होती है, आप अगर उसको ऐसे हाथ रखेंगे, मतलब गर्म नहीं, जब थोड़ी दूरी पर, तो आप देखेंगे आपके हाथ में क्या पानी आ जाएगा। अगर कुछ नहीं होगा तो वो तो वायु में मिक्स हो जाएगा, यही तो कहना चाह रहे हैं। तो यही व्यवस्था यहाँ पर भी है। तो अरावली पर्वत के कारण, अरावली पर्वत का जो बनावट है वो इस तरीके से क्या है, सीधी है। ठीक है, सीधी है, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती। तो यही कारण है कि राजस्थान में वर्षा का जो अभाव पाया जाता है, ये अरावली पर्वत के कारण ही पाया जाता है। अगर अरावली पर्वत नहीं होता तो यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। इसके कारण थोड़ी बहुत बारिश हो भी जाती है माउंट आबू के आसपास। ठीक है, माउंट आबू जो चोटी है वहां पर वर्षा हो जाती है अरब सागर की चोटी के कारण। ठीक है, अरब सागर की धारा के कारण। अब यही देखें, देखो ITCZ के कारण 1 जून को निम्न दाब का क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली बनने के लिए दक्षिणी गोलार्ध की अत्यधिक नमी युक्त पवनों को दक्षिणी भारत से प्रवेश करते हुए उत्तरी भारत में निर्मित निम्न दाब को भरने के लिए आती है। जैसे यहाँ बताएं, जब गर्मी में जून 21 जून को क्या है, बड़ा दिन होता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, योगा दिवस ही मनाते हैं, गर्मी वाला दिवस होता है। तो यहाँ पर सूर्य जो है अपनी फुल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अपनी फुल फॉर्म मान लीजिए ऐसे करके,
ये फुल फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पर क्या है, ITCZ जो गर्मी का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या निम्न दाब बन जाता है। कौन सा दाब बन जाता है? निम्न दाब। अर्थात निम्न दाब जो बन जाता है, लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर जो बन जाता है वो हवाएं गर्म हो जाती, ऊपर उठती है। तो यहाँ से इसे भरने के लिए ऐसे हवा चलेंगी, ऐसे चलेंगी, और इसको भरने के लिए ऐसे चलेंगी। तो क्या है, जब यहाँ से इतनी दूरी से वायु नहीं पहुंच पाती तो यहाँ पर लूप चलने का कारण यही है, गर्म हवा चलेंगी, स्तर खंड से बहेंगी, यहाँ से बहेंगी। और इधर से जो वायु जाती है, इधर से आर्द्रता वाली जो पवनें जाती हैं, अरब सागर से जल लेकर जाती हैं, तो जब वो टकरा ही नहीं पा रही है किसी से, तो वो सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। और क्या है, फिर आपका आगे तक बहती जाती है, फिर उन्हें नमी नहीं बसती है। तो ये राजस्थान में वर्षा नहीं होती। वहीं देखें आप, वहीं देखें इस अरब सागर शाखा से इस पश्चिमी घाट पर खूब बारिश होती है। पश्चिमी घाट पर खूब बारिश होती है क्योंकि ये पर्वत ऊंचा वाला क्षेत्र है, ऊंचा वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ गिर में भी होता है क्योंकि यहाँ पहाड़ी है। तो यहाँ देखो ये पहाड़ी ऐसे, तो यहाँ भी क्या है, वर्षा होने के कारण पाई जाती है। देखें यहाँ पे आप, ठीक है, जिस कारण 1 जून पवन जो हिंद महासागर के ऊपर से बहकर आती है, इसलिए इनमें अत्यधिक क्या है, अत्यधिक पाई जाती है, क्या आर्द्रता पाई जाती है। केरल के मालाबार तट से टकराकर पूरे भारत में क्रमशः वर्षा करती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक पूरे भारत में अपने अधीन कर लेता है। 1 जून से शुरू होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून और 15 जुलाई तक पूरे भारत में अधीन कर लेता है। भारत में 1 जून से वर्षा प्रारंभ होकर 15 दिसंबर तक वर्षा होती है। 15 दिसंबर तक वर्षा होती है, ठीक है। काबू तो 15 जुलाई तक कर लेता है, लेकिन दिसंबर तक वर्षा होती है, उसका कारण जानेंगे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में 2 शाखाओं के रूप में प्रवेश करता है, 2 शाखाओं के रूप में प्रवेश करता है। आप देखें, जो हमारा हिंद महासागर है उसकी 2 शाखाएं हैं, एक आपका अरब सागर है और एक आपका बंगाली खाड़ी है। तो हिंद महासागर से जो धारा चलती है तो दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते क्या वो बहुत लंबी दूरी हो जाती है। वहां केरल देखिए, वहां दिल्ली देखिए, तो उन हवाओं में आर्द्रता नहीं मिल पाती, अर्थात स्थल खंड से गुजरती है, स्थल खंड गर्म होता है तो उनको नमी को वो क्या सोख लेता है। कुछ आर्द्रता को पश्चिमी घाट क्या बाधित कर देता है, अपने आप बरसा लेता है पश्चिमी घाट में, इसलिए वर्षा ज्यादा होती है। मालाबार तट पर वर्षा इसलिए ज्यादा होती है, शुरू पहले होती है और खत्म बाद में होती है, ठीक है। शुरुआत सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर होती है, जब मानसून जाता है और लौटते वक्त भी बारिश करेगा और जाते वक्त भी बारिश करता है। इसलिए केरल में क्या है, शांत घाटी है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वन जो पाए जाते हैं आपके वहां केरल में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों का जो पहचान है, उनके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्यों बड़े बड़े होते हैं? क्योंकि जब ज्यादा पानी हो जाता है तो नीचे से पानी ले जाकर वो वाष्पीकरण कर देते हैं, ताकि पेड़ जो है वो मरे नहीं, ठीक है। पेड़ अपने आप का संतुलन जो भोजन है वो बना सके, यही कारण। और आपने देखा होगा, अभी पढ़ाएंगे हम आपको भारतीय वनस्पतियां, तब बताएंगे इनके बारे में, कि राजस्थान में कांटे वाले पेड़ पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जो पत्तियां थी उन पेड़ों ने कांटे के रूप में बदल लिए। कांटा कोई अलग चीज नहीं है, कांटा अपने आप में पत्ती है। जब सूखे में कोई पेड़ होगा और उसकी पत्ती चौड़ी होंगी, नीचे पानी है नहीं है, तो ज्यादा वाष्पीकरण होगा पत्तियों से तो भोजन बनता है, तो इस कारण क्या पेड़ मर जाएगा। तो पेड़ों ने क्या किया, पेड़ भी चालाक है, उन्होंने पत्तियों को किसमें बदल दिया, कांटों के रूप में बदल दिया, ताकि वाष्पीकरण ना हो, ठीक है। आगे चलें, 2 शाखाओं में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा। अरब सागर शाखा के द्वारा 1 जून को सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट पर, क्या हो रहा है सिस्टम, मालाबार तट पर वर्षा शुरू हो जाती है, ठीक है। कि जो 1 जून को मालाबार तट पर वर्षा शुरू हो जाती है। अरब सागर के गुजरात से कन्याकुमारी तक, अरब सागर से लेकर गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक
तटीय मैदानी भाग को वर्षा प्राप्त होती है, तटीय मैदानी भाग को प्राप्त होती है। जैसे आप देखें यहां से ये वाला क्षेत्र है, तो कन्याकुमारी आपका ये वाला पॉइंट रहेगा और गुजरात आपका ये वाला क्षेत्र रहेगा। तो यहां से लेकर खूब वर्षा प्राप्त होती है, किससे? अरब सागर शाखा से, ठीक है। इस शाखा से वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि हिंद महासागर से होकर क्या है, खूब टकराती है, जो आर्द्रता लेके जाती है और खूब बारिश करती है। बात समझ में आ रही है ना? यही व्यवस्था है। आगे देखें, जब 1 जून को अरब सागर, ये 1 जून लिखा हुआ है, ये 1 जून लिखा हुआ है, 1 जून को अरब सागर शाखा मालावा तट पर वर्षा करती है, तो उससे मानसून प्रस्फोट या मानसून होगा, ये मानसून होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। मानसून धमाका कहते हैं। भारत में वर्षा का वितरण स्थलाकृति द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात जो वर्षा का वितरण है भारत में, वो भारत की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, भारत की जो आकृति है, उसके हिसाब से वितरण होता है, ठीक है। हमने बताया कैसे पर्वतों के द्वारा भी वर्षा होती है, क्योंकि जो वायु जाती है उसको पर्वत रोकते हैं और टकराकर वायु वर्षा करती है। स्थलाकृति द्वारा निर्धारित होती है, अर्थात पहाड़ियों के द्वारा जब नमी युक्त पवनें पहाड़ियों के ढाल पर चढ़ती हैं। जैसे आप देखें, ये मान लीजिए ये पहाड़ी है आपकी, और यहां से कोई वायु जा रही है, ठीक है, वायु जा रही है, तो इससे टकराएंगे ना, तो टकराने के बाद फिर यहाँ वर्षण कर देंगे, टकराने के बाद यहाँ वर्षण कर देंगे, ठीक है, यहाँ वर्षण करेंगे पहाड़ी उस टकराने के बाद। ये बताना चाह रहे, ढाल पर चढ़ती है तब हवा का ताप कम होने के लगता है और ढालों पर वर्षा होने लगती है। इस घटना को एडियोबेटिक ताप ह्रास कहते हैं, ठीक है। पहाड़ पर चढ़ते समय जब आर्द्रता युक्त जो वायु चलती है, पवनें होती हैं, उनमें जो ताप होता है, जो गर्मी होती है, पहाड़ों पर जाती है तो क्या ठंडी हो जाती है, ठंडी होने के बाद क्या है, नीचे अपना पानी गिरा देती है, उनमें ताकत नहीं बचती, बोले अब हमारे बस की नहीं है कि हम पर्वत चढ़ सके, तो इस वाले को एडियोबेटिक ताप ह्रास बोलते। पेपर में कभी आए तो लगाना जरूर, ठीक है। और इससे पर्वतीय वर्षा का निर्माण होता है। पर्वतीय वर्षा किससे होती है? एडियोबेटिक ताप ह्रास के कारण होती है, ठीक है। आगे देखें, एडियोबेटिक ताप ह्रास के कारण हवा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर गुजरात से तट वर्षा होती है, ठीक है। गुजरात से लेकर मालाबार तट तक क्या खूब वर्षा होती है। पश्चिमी घाट पर्वत पर सबसे ज्यादा वर्षा मालाबार तट पर होती है। अब देखें तो पाएंगे, ये देखो, यहां देखें, ये बोल रहे हैं कि इधर से वायु चली, ठीक है, इधर से ये धारा बह रही है, तो इस धारा से सबसे ज्यादा बारिश होती है पश्चिमी घाट पर्वत पर, वो केरल में होती है, मालाबार तट पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि दक्षिण में ये जो वेस्टर्न घाट है ये ऊंचा है, दक्षिण में ये वेस्टर्न घाट ऊंचा है, क्या है? ऊंचा है। इसके कारण क्या है, यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। कैसे? अगर इसकी लोकेशन देखें तो ऐसे करके देखेंगे तो ऐसे ये ऊंचाई पर है, ठीक है, ऐसे ऊंचाई पर ये देखो ऊंची चोटी है मालाबार तट की, तो यहाँ पर क्या है, वर्षा होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ 1 जून को वर्षा प्रारंभ होती है और 15 दिसंबर तक वर्षा होती रहती है। पश्चिमी तट पर वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती जाती है। पश्चिम देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पश्चिमी तट पर वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये ऐसे करके व्यवस्था बनती है आपकी, तो पश्चिमी तट यहाँ पर बारिश खूब हो रही है, क्योंकि ये ऊंचाई पर है आपका पश्चिमी घाट पर्वत ऊंचाई पर, तो यहाँ सबसे पहले मानसून आए, यहाँ ज्यादा बारिश होगी, धीरे धीरे क्या है बारिश कम होती जाएगी, ठीक है।
दक्षिण से उत्तर क्या बारिश में क्या है कमी आती जाती है, ठीक है, कमी आती जाती है। आगे देखें, क्योंकि दक्षिण में पश्चिमी घाट ऊंचा है, बताया पहले पश्चिमी घाट ऊंचा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी तट पर वर्षा करने के बाद तापी नर्मदा घाटी में प्रवेश कर जाती है, तापी नर्मदा घाटी में प्रवेश कर जाती है। जब ये ऐसे धारा बहती है तो यहाँ बारिश कर रही है। उसके बाद जब ऊंचाई वाला कम क्षेत्र, ऊंचा वाला क्षेत्र हो तो धारा उसी में बह जाती है। ये आपका नर्मदा घाटी तक भी होगी और ये तापी, तो इन घाटियों में ये जो धारा है ये बहने लगती है। आगे देखें, और ये हवा अमरकंटक पठार तक वर्षा करती है, अमरकंटक पठार तक वर्षा करती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक चोटी से निकलती है। कौन सी? अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है, यहां तक वर्षा करती है, ठीक है। यहां से धारा बह रही है और यहां तक आपकी आ रही है। आगे देखें तो पाएंगे अरब सागर शाखा उत्तर में प्रवाहित होते हुए गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिर और मांडव पहाड़ियों से टकराकर सौराष्ट्र क्षेत्र में वर्षा करती है। यही कारण है गुजरात का अधिकांश क्षेत्र सूखाग्रस्त होने के बावजूद सौराष्ट्र के गिर और मांडव पहाड़ियां, ठीक है, ये पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां हरे भरे जंगलों से घिरी हुई है। जैसे आप देखें, गुजरात का सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको पहाड़ी दिखाई दे, लेकिन कुछ पहाड़ियां मांडव और गिर पहाड़ियां, ये यहाँ पर मांडव और गिर पहाड़ियां हैं। तो ये जो धारा जाती है, कुछ धाराएं ऐसे अमरकंटक चली जाती है, तापी नदी घाटी में, नर्मदा नदी घाटी में बहती है, ठीक है। लेकिन कुछ धारा यहाँ पर गिर पहाड़ी और गिर पहाड़ी और आपका मांडव पहाड़ी टकराती है, तो यहाँ पर बारिश होती है। वैसे ये बारिश का क्षेत्र नहीं है, लेकिन पहाड़ियों के कारण यहाँ पर क्या है बारिश हो जाती है। यही कारण है कि ये गुजरात का कच्छ और खंबाती वाले क्षेत्र जो है, यहाँ पर गिर और आपका मांडव पहाड़ियां जो है यहाँ पर हरा भरा मौसम बना देती है, ये अरब सागर की धारा के कारण। और यहीं पर एशियन जो लायन है, एशियन जो शेर है, वो यही पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ हरा भरा जंगल पाया जाता है, उनके लिए उपयुक्त है, ठीक। आगे देखेंगे देखो यही कारण है, गुजरात का अधिकांश क्षेत्र सूखाग्रस्त होने के बावजूद भी सौराष्ट्र की गिर व मांडव पहाड़ियां हरे भरे जंगलों से घिरी हुई हैं। वैसे सौराष्ट्र में क्या है बारिश नहीं होती है, लेकिन पहाड़ियों से हवा टकराती है, वह बारिश करती है। पहाड़ियां हैं आपकी कौन सी? गिर और मांडव, ठीक। आगे देखें, गुजरात की गिर और मांडव पहाड़ियों से टकराने के बाद अरब सागर शाखा राजस्थान में अरावली पर्वत से गुरु शिखर चोटी से टकराकर माउंट आबू में वर्षा करती है, परंतु संपूर्ण अरावली की श्रेणी पर वर्षा नहीं करती, देखो हमने क्या बता रहे थे, ये जो क्षेत्र है यहां से धारा बह रही है, अरब सागर की बह रही है। कुछ धारा यहाँ टकरा रही है, लेकिन कुछ धाराओं में ज्यादा लंबाई होती है तो यहाँ तक आ जाती है। तो यहाँ पर माउंट आबू एक चोटी है, वहां पर ये धारा टकराती है और बारिश कर देती है, लेकिन संपूर्ण अरावली क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, क्योंकि ये अरावली की जो पर्वत है ये सीधा है। अगर ये ऐसे होता तो यहाँ पर धारा टकराती है, संपूर्ण क्या राजस्थान में बारिश करने का क्या प्रभाव बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अरावली जो श्रेणी है वो ऐसे खड़ी हुई टाइप की है, तो धारा जब इसके साइड से निकल जाएगी, इससे निकल जाएगी, एक आध बजती तो यहाँ बारिश कर देते ऊंचाई के कारण, क्योंकि यह गुरु शिखर माउंट आबू में पड़ता है, इसलिए। बात समझ में आ रही है ना? आगे देखें, क्योंकि अरब सागर शाखा अरावली के समांतर बहती है, इस कारण अरब सागर शाखा किसी भी पहाड़ी से नहीं टकराती।
अर्थात यही कारण है कि माउंट आबू के बाद अरावली श्रेणी पर वर्षण नहीं होता है। इसी कारण राजस्थान में वर्षा का अभाव पाया जाता है। जो अरावली श्रेणी है वो सीधी है, तो वहां पर हवा टकरा नहीं पाती, निकल जाती है उस साइड से, तो वर्षा नहीं होती राजस्थान में। यही कारण है कि सूखा का होना पाया जाता है। ठीक, आगे चलें। आगे देखेंगे देखें, आपका एक छूट रहा है इसमें, क्या हो गया? चलो उठाते इसे उठाते। तो ये ठीक है। आगे आपने अरब सागर की धारा पढ़ ली। अब देखेंगे बंगाल की खाड़ी की धारा। बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। पश्चिमी जो मानसून है उसकी दो शाखा, अरब सागर शाखा और आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। यहाँ देखें आप तो पाएंगे, यहाँ देखें तो आप पाएंगे, यहाँ पाएंगे आप कि ये यहाँ से दो शाखा निकल रही थी, यहाँ से दो शाखाएं निकल रही थी। कौन कौन सी? ये अरब सागर शाखा थी और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा। मतलब हवा तो ऐसे चल ही रही है, ये तो चलती रहेंगी, ऐसे चलती रहेंगी। तो कुछ हवाएं ऐसे चलती हैं, ठीक है, ऐसे चलती हैं अपने आप में, ये चलती हैं। कुछ हवाएं ऐसे चलती है, जब इनको खाड़ी दिखाई देती है, मतलब पर्वत से नीचे स्थान दिखाई देता है, तो उन खाड़ियों में भी हवा प्रवेश कर जाती है। तो बंगाल की खाड़ी से भी हमारे वहां पे वर्षा होती है, ये बताना चाह रहे हैं। तो जब हिंद महासागर से बंगाल हवा चलती है तो यहाँ तो बारिश होगी नहीं, क्योंकि यहाँ ऊंचा पर्वत है, जो ये यहाँ से निकलती हुई यहाँ से जल ग्रहण करती है। बंगाल की खाड़ी से ये क्या है, जल ग्रहण कर लेती है। तो एक शाखा इस हिंद महासागर की दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा आपकी क्या है, यहाँ से कलकत्ता से होते हुए आपका दिल्ली तक जाती है। जब यहाँ से जाती है तो इसमें क्या आर्द्रता होती है, खूब आर्द्रता होती है। तो यहाँ पर कलकत्ता के आसपास क्या है, ये बारिश करती है, ठीक है। उसके बाद क्या आपका पटना, इलाहाबाद और आपका उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली तक पहुंच जाती है। जब ये यहाँ से प्रवेश करते हुए आगे तो ऐसे जाती है, तो यहाँ तो ज्यादा बारिश होगी और यहाँ फिर कम होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ बिल्कुल कम हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उसकी एक वायु की धारा जो है वो यहाँ से बंगाली खाड़ी से प्रवेश करते हुए ऐसे करके दिल्ली तक जाती है। और उसमें क्या है, धीरे धीरे उसकी जो तीव्रता होती है, वायु में आर्द्रता होती है, कम होती जाती है और एक समय बाद यह खत्म हो जाती है। तो यहाँ दिल्ली तक जाने से पहले उत्तर प्रदेश में दो जगह हैं, एक आपका गोरखपुर है और एक आपको मथुरा है। तो ये धारा जब यहाँ बह रही है तो गोरखपुर यहाँ पाया जाएगा, गोरखपुर यहाँ पाया जाएगा, मथुरा यहाँ पाया जाता है आपका। तो क्या होता है कि गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है यूपी के अंदर सबसे ज्यादा बारिश गोरखपुर में होती है और सबसे कम कहाँ होगी, मथुरा में। अगर मथुरा उत्तर नहीं है तो आपका आगरा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों जनपद हैं जो क्या है, राजस्थान से बिल्कुल सीमा बनाते हैं, ठीक है, बाउंड्री बनाते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में शाखा में यही है, इतना ही था, बाकी और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। यही समझने की बात थी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से दो शाखा निकलती है, अरब सागर शाखा और आपकी बंगाल खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा से पश्चिमी घाट से मालाबार तट से लेकर गुजरात तक बारिश होती है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश मालाबार तट पर होती है, नीचे की ओर होते हुए ऊपर जाते जाते कम हो जाती है। ऐसे ही बंगाल खाड़ी की जो शाखा है वो बंगाली खाड़ी से क्या आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। आर्द्रता ग्रहण करने के बाद बंगाल की जो कलकत्ता वाला रीजन है, जो वहां से क्या है घाटी है, वहां से प्रवेश करती हुई आपका कलकत्ता,
पटना, इलाहाबाद और उसके बाद दिल्ली तक पहुंच जाती है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो पहले गोरखपुर पड़ता है, गोरखपुर में सबसे ज्यादा बारिश होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे कम मथुरा में होती है। ठीक है। और यही शाखा, इसका कुछ अंश बचता है, ये जो दिल्ली जाती है ये फिर राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, राजस्थान में भी प्रवेश कर जाती है। लेकिन जब राजस्थान में आती है तो यहाँ पर इसमें आर्द्रता नहीं बच पाती है, तो ये धारा भी क्या है, राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती। आपकी ये धारा भी वर्षा नहीं कर पा रही अरावली की वजह से। और यहाँ जब आड़ा पड़ रहा था, ऐसे करके तिरछा पड़ रहा था अरावली पर्वत, इस धारा के लिए उपयोग था, तो इसमें नमी नहीं बचती, तो ये भी बारिश नहीं कर पाती और यहाँ बारिश हो नहीं पाती। इसीलिए क्या है, राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है, बात समझ में आई ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आज के लिए मैं विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।